बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 MCQs हमारे सामने है। 2008 का ये पेपर है, मई जून का। द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक मेजरिंग 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ही इज़ आस्किंग अबाउट इट्स मास इज 250 ग्राम्स। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल। बहुत सिंपल है इसकी डेंसिटी फाइंड करना, लेकिन डेंसिटी फाइंड करने से पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा, फिर हम फार्मूला अप्लाई करके इसकी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम बहुत सिंपल है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। लेंथ भी पता है, विड्थ भी पता है, इसकी हाइट भी पता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है सॉरी गाइस, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों डायमेंशंस को, तो हमें इसका वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये हमारे पास तरीका है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी कह सकते हैं आप। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हमारे पास लेंथ दी हुई है, ये हमारे पास कितनी है, 5 है। इसमें 5 इंटू 10 इंटू 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 100। ये आ गया हमारे पास इसका वॉल्यूम। और डेंसिटी अब इजीली फाइंड कर सकते हैं, हमें वॉल्यूम मिल गया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। मास भी गिवन है, इसमें 250 है। तो क्या तरीक़ेकार होगा डेंसिटी फाइंड करने के लिए, अगेन हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। 250 को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो यकीनी तौर पे जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन हमारे पास बनता है सी। यकीनी तौर पे ये ऑप्शन हमारे पास ठीक ऑप्शन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। वही बात, डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें मास पता होना चाहिए, वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, दोनों वैल्यूज़ बाई चांस यहाँ गिवन है। अच्छा, मास कैसे निकलेगा लिक्विड का, ये देख लें। खाली सिलेंडर का मास है 200, और जो लिक्विड हमारे पास फिल हमने जैसे ही लिक्विड और सिलेंडर दोनों का मास निकाला है वो आ रहा है 250 ग्राम। चलें जी, तो हमने फाइंड करना है मास ऑफ लिक्विड। तो अगर हम मास ऑफ लिक्विड निकालना चाहते हैं तो हम ये 250 ग्राम जिसमें लिक्विड और सिलेंडर दोनों का मास है, हम किसी तरह इसमें से सिलेंडर का मास निकाल देते हैं जो 200 ग्राम है। यहाँ साइड पे दिया हुआ भी है, हमें आपको नज़र आ रहा होगा ये। तो वो कितना आएगा, मास हमारे पास आ जाएगा 50 ग्राम्स। ये आ गया मास। अच्छा, वॉल्यूम भी यहीं पे हमारे सामने ही मेंशन है। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं 25 है। तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया है, 25 को 50 से हमने डिवाइड करना है और हमें डेंसिटी मिल जानी है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 50/25। आपके पास आंसर आ जाता है 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, ऑप्शन किस में करेक्ट है चेक कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8 देखते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन होती हैं, फोर्सेस भी बैलेंस होनी चाहिए और टर्निंग इफेक्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये बात आप जहन में रखते हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब है कोई किसी किस्म की रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करती हो। अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होगी तो फिर यकीनी तौर पर वो आपका बैलेंस नहीं होगा, वो मूव करेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पर एक सिस्टम है और इसको हमने बैलेंस किया, यहाँ भी फोर्स लगा रहे हैं हम, यहाँ भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये फोर्स अगर 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, तो यहाँ पर जो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स लग रही है 20 न्यूटन लग रही है। तो ये पिवट पॉइंट से अपवर्ड फोर्स भी कितनी लग रही होगी, 20 न्यूटन लग रही होगी। ठीक हो गया। तो ये फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस हुई हुई हैं, नेट फोर्स 0 है। अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरह की फोर्सेस यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक हो गया जी। दूसरी बात, जो मोमेंट हमारे पास यहाँ पर, इसको मैं रेस कर देता हूँ तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे 0 हो गई, यानी किसी किस्म की कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही। अब आ जाते हैं मोमेंट्स की तरफ। तो जितना टर्निंग इफेक्ट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है उतना ही क्लॉकवाइज भी होना चाहिए, नेट इफेक्ट 0 होना चाहिए। यानी कि नेट रिजल्टेंट अगर हम बात करें कि अगर मिसाल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आएगा 10 न्यूटन सेंटीमीटर और ये वाला भी 10 न्यूटन सेंटीमीटर। दोनों मोमेंट आपके इक्वल हैं। तो इक्वल होने का मतलब ये है कि इनका अगर रिजल्टेंट निकाला जाए, 10 में से 10 माइनस किया जाए तो नो मोमेंट। तो इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, जिसमें किसी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं कर रही और नेट मोमेंट भी आपका 0 है, यानी कि नेट इफेक्ट उसका 0 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, अगेन रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट एक्टिंग, कोई टर्निंग इफेक्ट एक्ट नहीं करेगा, जब भी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। रिजल्टेंट फोर्स, कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा।
ठीक होगी जी। तो डी ऑप्शन इसमें बनता है आपका करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नंबर 9, द डायग्राम शोज द 4 ऑब्जेक्ट्स स्टैंडिंग ऑन द फ्लैट सर्फेस। ठीक है जी, हमारे पास है द सेंटर ऑफ द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज मार्क्ड एम, और ये पूछ रहे हैं विच ऑब्जेक्ट विल फॉल ओवर। अच्छा जी, सेंटर ऑफ मास आपको बता दिया, और सेंटर ऑफ मास आपका जहाँ भी होता है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सेंटर ऑफ मास से किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो चलें जी बात करते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो डाउनवर्ड अगर एक्ट करता है तो ए को देख लेते हैं। अब ए से जो मास से अगर डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है तो वेट यहाँ पे कहीं एक्ट कर रहा है, तो इस वजह से गिरने का कोई चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए आपके पास नहीं है चांस गिरने का यहाँ पे, कि ये जो अगर आप देखेंगे कि वेट वाली जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर, तो वो यहाँ पर इस तरह से लग रही है, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये वेट इधर एक्ट कर रहा है, तो ये सरफेस के ऊपर ही, और किसी किस्म का टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा इसकी वजह से भी। यहाँ से भी अगर आप देख लें तो ये भी देख लें, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ से भी, हाँ, अगर इसको आप देखते हैं तो ये देखें, ये इसकी जो वेट है, ये पिवट पॉइंट यहाँ पर है, जहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा रहा हूँ, ये इसका पिवट पॉइंट है। तो इस पिवट पॉइंट के अबाउट ये टर्न कर जाएगा सी के केस में, तो सी फॉल ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डी को देखते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी किसी किस्म का देखें टर्निंग इफेक्ट इसकी वजह से नहीं हो रहा। सरफेस के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे फोर्स लग रही है तो वहीं पे वो स्टिल हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ सी की वजह से कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि ये पिवट पॉइंट है, जो मैंने अभी आपके सामने शो भी किया, मैं लिख भी देता हूँ। ये आपके पास पी मैंने मार्क किया इसको, पिवट पॉइंट को। तो ये आपका जो पॉइंट है, पिवट पॉइंट है दिस वन। ठीक हो गया जी। तो ये पिवट पॉइंट के अबाउट टर्न कर जाएगा, और कहाँ टर्न कर जाएगा? क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा। तो ये फॉलोवर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई फॉलोवर नहीं करेगा। A stone is thrown from the edge of the cliff. The path is shown in the diagram. अच्छा जी, अब उसमें पूछा जा रहा है कहाँ पे, in which position does the stone have a greatest kinetic energy and in which position does it's the least gravitational potential energy. अब कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है और कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे लीस्ट है, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है इसमें। तो अब आप देख लें कि भाई जब ये स्टोन ऊपर की तरफ मूव करता है पॉइंट 2 पे, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी कहाँ पे? पॉइंट 2 पर। जैसे जैसे नीचे फॉल करता जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी, और यहाँ पॉइंट 3 पे लीस्ट होगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, लेकिन गिरते गिरते उसकी स्पीड गेन कर रहा होगा, और जब वो स्पीड गेन कर रहा होगा तो ऑब्वियसली कि 2 पे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगा स्पीड गेन करता चला जाएगा और काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होती जाएगी, और 3 पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यानी 3 ही वो पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और 3 ही वो पॉइंट है जहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन ये पॉसिबल हो सकता है। इसमें यकीनी तौर पर होना चाहिए नंबर डी। तो डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू गाइज, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।